ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि आज 7 अप्रैल 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस। मेरा आज की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में पहले हम आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लें। 7 अप्रैल सन 1948 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1950 को पहला स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और इसमें लगभग 194 देश हैं, 2 संबद्ध सदस्य हैं। प्रतिवर्ष ये दिवस स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे कारण है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, वो स्वस्थ रहें, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इसको ये प्रमुखता से उद्देश्य है। मित्रों, जहाँ तक मैं सनातन संस्कृति की बात सदैव करता हूँ, सनातन संस्कृति में आप देखते होंगे आयुर्वेद, और यदि मैं यजुर्वेद से बात करूं तो यजुर्वेद में भी योग से स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। और भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति, जो मैं सनातन संस्कृति की बात करता हूँ, सनातन संस्कृति में योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा महत्व है। और अनादिकाल से ही योग को हमारी जीवनचर्या में, जीवन शैली में अपना लिया गया था। आयुर्वेद में जो उपचार दिए गए हैं, आयुर्वेद के जो उपचार की पद्धति है, वो रोग को जड़ से खत्म करता, उन्मूलित करता है। आयुर्वेद सदैव जो है रोगों को हमेशा जड़ से खत्म करता है और समूल नष्ट करता है। वहीं यदि हम एलोपैथ की बात करें तो एलोपैथ में रोग में त्वरित लाभ होता है, मगर वह आगे चल के पुनः कभी ना कभी वो रोग पुनः उत्पन्न होता है। तो आयुर्वेद जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रही है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दादी नानी माँ के नुस्खे के माध्यम से, तो परिवार का हर सदस्य जो माँ है, विशेष रूप से भारतीय नारी, एक चलता फिरता आयुर्वेद है और चलते फिरते नुस्खे उनके पास उपलब्ध रहते हैं। और बच्चों की केयर करते समय, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए माँ से अच्छा वैद्य कोई नहीं है। सनातन संस्कृति में माँ से अच्छा कोई वैद्य नहीं है। धीरे धीरे ये संस्कृति भौतिकवादी लोगों की तरफ भागने के कारण ये संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है। लोग बाग पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई 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 के अलावा दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो मैं मित्रों, मेरा ये मानना है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी कैसे रहेंगे और कैसे आप निरोगी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष दिए। यदि हम वेदों की बात करते हैं तो 116 साल जो है मानव की उम्र को मिलती है कि मानव 116 साल तक स्वस्थ रहता है और जीवित रहता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। योग की बात करें तो यदि आपको शतायु होना है तो शतायु का जब मैं बात करता हूँ कि मानव को शतायु है, तो शतायु रहने के लिए सिर्फ प्राणायाम ही काफ़ी है। यदि आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से आप शतायु जीवन जी सकते हैं। इसी कड़ी में कि हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ क्या है, यह जानने के लिए मैं पहुंचा। हमारे एक योगाचार्य हैं श्री सौरव दुबे जी, जिन्होंने MSc योग से किया है और नेट भी क्वालिफाई किया है। तो नेट एक जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाइड है। तो मैं उनके पास पहुंचा
और उनसे मैंने जानना चाहा कि स्वास्थ्य क्या है। जो प्रश्न आपके प्रश्न हैं, आम लोगों के प्रश्न हैं, वो मैं उनसे आपसे परिचर्चा कराता हूँ। आप परिचर्चा में आप भी शामिल हों। यदि आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझ तक भेज सकते हैं और मैं ये क्वेश्चन आपके उनसे ज़रूर पूछूंगा। तो ये हैं, आइए सौरभ सर, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं अपने श्रोताओं को चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य योग से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और योग की क्या क्या जो क्रियाएं हैं उनसे लाभ दैनिक जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, इन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। आइए श्री सौरभ जी। तो पहले तो सर्वप्रथम हम सभी दर्शकों को, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो सभी के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष एक थीम को लेकर स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है, माय हेल्थ माय राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इस थीम को लेकर इस वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। तो पुनः आप सभी को स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात बताई कि माई हेल्थ और माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये 2024 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम है। और जितने भी कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व दिवस मनाए जाते हैं, उनकी हर वर्ष कोई ना कोई नई थीम होती है। तो इस बार की जो थीम है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो सौरभ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य क्या है आयुर्वेद में, स्वास्थ्य की, योग में स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है और अच्छा स्वास्थ्य क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। स्वास्थ्य एक कहा जाए तो बहुत व्यापक शब्द है और स्वास्थ्य के शब्द में ही उसकी मतलब अर्थ छिपा हुआ है। जैसे हम स्वास्थ्य शब्द को लें तो स्वास्थ्य जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, स्वा धन अस्त। मतलब स्व मतलब स्वयं या अपना जो आत्म तत्व है वह है, और अस्त मतलब स्थित होना। जब हम स्वयं में या अपने आत्म तत्व में स्थित होते हैं तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। एक तो इसका ये शब्द शाब्दिक अर्थ हो गया, परंतु हमारे जो योग है और आयुर्वेद है उसमें स्वास्थ्य को अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद जो सुश्रुत संहिता है उसमें स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, सम दोषः सम अग्नि च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। अर्थात जहाँ जिसके सम दोष सम अग्नि सम धातु और सम मल क्रिया हैं वह व्यक्ति स्वस्थ है। यहाँ दोनों आस्पेक्ट को लिया गया है, एक तो शारीरिक जो हमारा आस्पेक्ट है और दूसरा हमारा मेंटल आस्पेक्ट है, जिसमें सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, ये तो हमारा हो गया शारीरिक पहलू जिसमें दोष हैं, 3 दोष हैं। उसके बाद धातु। सौरभ सर, आपने बहुत अच्छा बताया और दर्शक एक बार फिर मैं पुनः, मेरे पास जो वो आया है, दर्शकों की मांग है कि एक बार पुनः आप इसको के स्वास्थ्य का, जैसे आपने संधि विग्रह किया है और जो आपने संस्कृत में श्लोक बताया है, ये चूंकि आपने बड़े जल्दी जल्दी बता दिया, तो एक बार पुनः बताएं ताकि जो है हमारे श्रोता एक बार पुनः सुन सकें। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम स्वास्थ्य को देखें तो उसमें एक सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें परिभाषा दी गई है, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। अर्थात जिनके सम दोष हैं, सम अग्नि है, सम धातु और सम मल क्रिया हैं, और जिनके मन और आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हैं, वही पूर्ण स्वस्थ है। इसको यदि हम और गहराई में जाएं तो 3 दोष हैं हमारे शरीर में, वात पित्त कफ। ये जो समान अवस्था में यदि हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को अक्षुण बनाए रखते हैं। उसी प्रकार सम दोषा सम अग्नि, अग्नियां हमारे आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं, जिसमें जो मुख्य अग्नि है वह जठर अग्नि है जो पाचन का कार्य करती है, और उसके बाद जो
मल हैं, मल 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें श्वेत, पुरुष और मूत्र, ये इनका शरीर से निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल इनको हम कहें, क्योंकि यदि ये शरीर में जमा होंगे तो बीमारी पैदा करेंगे, शरीर की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसका एक मात्रा में, एक अनुपात में शरीर से निकलना अति आवश्यक है। और मन और आत्मा, इनका प्रसन्न रहना भी अति आवश्यकता है। जब इन सभी में एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना रहेगा, तभी व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य कहलाएगा आयुर्वेद के अनुसार। वो मन प्रसन्न रहेगा तभी आप पूर्णतः स्वतंत्र स्वस्थ रह सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मन को प्रसन्न रखने का सदैव प्रयास करिए। हमारा जो भारतीय संस्कृति है आनंद में विश्वास रखती है और हर दिन हर पल को आनंद के साथ जीने का हमारा बड़ा अच्छा संस्कृति है। सौरभ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है और योग का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? स्वास्थ्य आजकल तो मतलब बहुत कुछ बदल गया है, जीवन शैली पूर्णतः लोगों की बदल चुकी है। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, हर चीज़ बदल चुकी है। तो इस कारण से बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं लोगों में पैदा हो रही हैं। परंतु जो हमारी प्राचीन पद्धतियां रही हैं, यदि हम उनको अपनाएं तो हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। जैसे योग को ही ले लें तो योग में ऐसे बहुत से आसन हैं या प्राणायाम हैं और दूसरे भी जो षटकर्म वगैरह हैं, अगर उनको हम नियमित करें तो हम अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बना के रख सकते हैं। अब योग में भी ऐसे बहुत सी आसन वगैरह हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे खाना खाने के बाद एक आसन किया जाता है, वज्रासन। यदि आप खाना खा के 5 मिनट तक इसमें बैठें तो आपका जो पाचन है वो भी आपका सुचारू रूप से होगा और अन्य जो पाचन संबंधी समस्या हैं उससे भी निजात मिलेगी। और प्राणायाम, जैसे आप सुबह उठ के प्राणायाम का ही अभ्यास करते हैं तो आप शारीरिक मानसिक रूप से तो मतलब बीमारियों से तो बचे ही रहेंगे और आपका जो दिन है, जो दैनिक आपकी चर्या है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। ऐसे बहुत से इसमें योग में ऐसी टेक्निक हैं, ऐसे बहुत से आसन प्राणायाम हैं जो आप अपने जीवन में अपनाकर जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव कर सकते हैं। वज्रासन आपने बताया, वज्रासन जो है, वज्रासन खाना खाने के बाद वज्रासन किया जाएगा। योगाचार्य जी, आप क्या 2 सेकंड बता सकते हैं वज्रासन में बैठ के हमारे दर्शकों को? वज्रासन का 1 सेकंड में, मतलब अच्छा अभी अपन बाद में करेंगे। जी जी। योग से विभिन्न रोगों के उपचार का विवरण मिलता है, योग में मिलता है कि योग से काफ़ी रोगों का इलाज कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? योग, जैसे कि आपको हम बता दें कि हर एक चिकित्सा पद्धति की अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा के अंतर्गत वह अपना कार्य करती है। चाहे हम आधुनिक एलोपैथी को ले लें, आयुर्वेद को ले लें, नेचुरोपैथी को ले लें, या योग आजकल मतलब चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो योग के माध्यम से हम ऐसे रोगों को समाधान कर सकते हैं जो हमारे जीवन शैली से संबंधित हैं, या तनाव है, हाइपरटेंशन है, और कुछ अनिद्रा की बीमारी है, और जैसे अर्थराइटिस वगैरह है, डाइजेस्टिव से संबंधित प्रॉब्लम है। इनका कुछ हद तक या पूर्णतः समाधान हम योग के माध्यम से कर सकते हैं यदि किसी अच्छे योग चिकित्सक या योग गुरु के सानिध्य में हम इसका अभ्यास करें। क्योंकि आजकल बहुत से मेडिकल या बहुत से रिसर्च जो हैं वो इसको साबित करते हैं कि योग के अभ्यास के माध्यम से आप बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सौरभ, ये बताएं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा योग अभ्यास किया जा सकता है और क्या मानसिक शांति के लिए भी योग से शांति प्राप्त करने का कोई माध्यम है या कोई योगासन है? मानसिक शांति के लिए भी योग में बहुत सी ऐसी विधियां हैं, क्योंकि योग तो मतलब यह पूर्ण स्वास्थ्य की एक पद्धति है। क्योंकि योग अभ्यास हमें एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का यदि हम देखें तो योग में जैसे मेडिटेशन वगैरह है, प्राणायाम है,
और योग निद्रा हो गया, शवासन हो गया। बस हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए हमें सर्वप्रथम उस जो या सीखने वाला है या जो रोगी है उसकी कंडीशन को भी हमें जानना जरूरी है। जैसे कोई सामान्य तनाव वगैरह से ग्रसित है, अपनी दैनिक जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम शवासन का अभ्यास करवा सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं। और जो योग में ऐसे बहुत से सूक्ष्म व्यायाम हैं जो पवन मुक्त आसन भाग 1, भाग 2, भाग 3 के रूप में स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा जो ग्रंथ रचित है उसमें दिए गए हैं। तो इनके अभ्यास के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और बाकी अपना जो डेली का रूटीन है, खाने पीने की आदत है, इनमें भी सुधार करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। योगाचार्य जी ये बताएं, साइकोलॉजिकल उपचार के लिए कौन सा योग अभ्यास लाभदायक है? साइकोलॉजिकल भी इसको क्या योग से ठीक किया जा सकता है? साइकोलॉजिकल एक तो ये है कि अब योग के जो ग्रंथ दिए गए हैं या ग्रंथों में लिखा है, पतंजलि योग सूत्र यदि आप पढ़ें तो पूरा साइकोलॉजी का एक पुस्तक है या जो मनोविज्ञान का एक ग्रंथ उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मन के ऊपर ही इतना कुछ कहा गया है कि यदि उसका हम अच्छे से अध्ययन करें और उसकी विधियों का हम अपने जीवन में पालन करें तो बहुत से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं या मनोविज्ञान से संबंधित जो विकार हैं उस पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम एक आपको सूत्र उसका बताते हैं, जो प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र है उसका कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब ये समझना हमें जरूरी है कि चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां को हम यूं कहें कि जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है या जिह्वा है, ये जो हैं ये बाहिर्मुखी हैं। आपको बाहरी उससे जोड़ के आपको वहाँ आनंद ढूंढने का प्रयास करती हैं कि आँख को अच्छा देखना, कान को अच्छा सुनना, जीवा को अच्छा रसना चाहिए चखने के लिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए। और जब ये अच्छे उससे जब स्पर्श या उससे संपर्क करते हैं विषयों से, तो इन विषयों का हमारे चित्त में एक वृत्ति पैदा होती है और वो वृत्ति हमारे चित्त में संग्रहित होकर उसको मतलब यूं कहें कि एक विकार पैदा करती है। और जब ये वृत्तियां हमारे मन में विकार पैदा या चित्त में विकार पैदा करती हैं तो हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करेंगे और गहरे जाएंगे तो अनिद्रा आदि अनेक बीमारी जो मानसिक रूप से होती हैं उससे ग्रसित हो जाएंगे। तो जो पतंजलि योग सूत्र दिया है उसमें कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करें। आप इतने उसमें मतलब अपने मन को इतना चंचल ना करें कि आप फिर तनाव महसूस करने लगें, आप अपने दैनिक जी क्रियाएं हैं उसको संपादित ना कर सकें। इसलिए योग में ऐसी बहुत सी टेक्निक है, सिर्फ आपको उसका पालन करना है, उसको समझना है, उसको अध्ययन करना है। जब उसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आप शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। योगाचार्य जी ये आजकल जगह जगह डिटॉक्सिकेशन की दवाई आती हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, नेचुरोपैथी और तरह तरह के लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दवाइयाँ देते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या योग के माध्यम से किया जा सकता है? योग के माध्यम से भी डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है और योग के जो हठयोगिक ग्रंथ हैं हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे हमारे हठयोग में हठयोगिक जो ग्रंथ हैं, घेरन संहिता है, हठयोग प्रदीपिका है या अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें शरीर के शोधन के लिए 6 क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे धोतिर, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति कहा जाता है। तो जब शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यदि करना है तो इन अभ्यासों के माध्यम से या इन क्रियाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। इनके भी दूसरे भी और सब पार्ट्स हैं, धोती के भी बहुत से प्रकार हैं, धोतिर है, बस्ती के भी और भी प्रकार हैं। इनका ये सिर्फ ये व्यवहारिक या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनका अभ्यास करके हम बॉडी को अपनी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एक और प्रश्न था कि वर्तमान जीवन शैली में
कैसे स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखा जा सकता है। देखिए, स्वस्थ रहते हैं मगर कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो योग के माध्यम से स्वास्थ्य को स्थिर कैसे बनाए रखा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया है, और जब तक हम निरोग नहीं रहेंगे, तब तक हम स्वस्थ अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे कार्य अच्छे से सफलतापूर्वक संपादित तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं योगाचार्य जी ये जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य को स्थिर कैसे बनाया रखा जा सकता है योग के माध्यम से। इसके बारे में हमने मतलब पूरा अपना जो प्रारंभ किया था उसमें हमने कहा था कि वर्तमान जो जीवन शैली है वो पूर्णतः बदल चुकी है। अब लोग मतलब कोई भी मतलब ऐसे अपना कोई रूटीन नहीं बनाते या वो उसको फॉलो नहीं करते। दिनचर्या किसी की है नहीं, लेट सोना, लेट उठना, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड और दूसरी चीज़ें। तो इस कारण से जो जीवन शैली संबंधित रोग हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। वर्तमान में यह ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो हमारे लिए बतलाया गया है, चाहे वो आहार हो या हमारे लिए कितना कुछ मौसम में क्या खाना है, क्या पीना है, कितना समय हमें अपने आराम के लिए कितनी नींद लेना है, और उसके बाद सुबह का जो हमारे रूटीन है उसको फॉलो करें। सुबह जल्दी उठें, अपने आहार पर ध्यान दें, अपनी जो दैनिक क्रिया हैं उस पर ध्यान दें, जल्दी सोएं, और जो भी अपने मतलब विचार, क्योंकि विचार भी हैं जो मतलब अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो मन की जो बीमारी हैं वो हमारे शरीर पे भी दिखने लगती हैं, परिलक्षित होने लगती हैं। तो हमें अपने सात्विक और पॉजिटिव विचार भी रखना है, और हमें अपना सात्विक आहार भी रखना है, सात्विक व्यवहार भी रखना है। सात्विक आहार व्यवहार ये सब जब आप फॉलो करेंगे, तो जब आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तित करेंगे, तो आप, हमें नहीं लगता कि फिर आप बीमार होंगे, फिर आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि सूर्योदय के पहले उठना, और सूर्योदय के बाद जो है जल्दी सोना, और पूरी नींद लेना, 8 घंटे कम से कम निद्रा लेना हर स्वस्थ मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो नींद जरूर पूरी करें। और जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि रात को देर रात तक जागते हैं, वह भी उनके स्वास्थ्य में को हानिकारक है। तो उनको भी ये एक मैसेज है कि वो अपना स्वास्थ्य, देखिए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार वर्ल्ड WHO की थीम है। तो आपको अपना स्वास्थ्य, अपने को आपको स्वस्थ रखना है, इसलिए आप नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जीवन शैली अपनाएं। सूर्योदय के पहले उठें और 8 घंटे पूरी नींद लें, और जो जीवन शैली है, सनातन संस्कृति है, उसको भी अपनाएं। आपको आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपका आहार जो है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वो स्वस्थ शुद्ध हो और स्वस्थ हो। फलों का भी आप कुछ ना कुछ सेवन, अपने एक फल दैनिक जीवन में एक फल का जरूर रखें, अपनी डाइट में एक फल अनिवार्य रूप से रखें। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अनुकरण अनुपालन करते हुए स्वस्थ रखा जा सकता है। और योग जो है हमेशा जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। मित्रों, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि कुछ यौगिक क्रियाएं, आज चूंकि स्वास्थ्य दिवस है और हमारे पास योगा मैट भी उपलब्ध है, योगा आप बहुत बड़े बड़े मतलब आप कार्यक्रम भी देते हैं और अपना नियमित क्लासेस भी लगाते हैं योग की। तो मैं चाहता हूं कि आचार्य जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ योगिक क्रियाएं हमको करके दिखाएं, ताकि मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। मित्रों, अब योगाचार्य जी कुछ आसन जो है स्वस्थ रहने के लिए, जो अनिवार्य आसन है, छोटे छोटे आसन है, वो आपको करके दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, ये पद्मासन में बैठे हैं और मैं आप ही से सुनूंगा, योगाचार्य जी ये क्या है, इसके क्या लाभ हैं। जी, ये पद्मासन है, और ये हम मतलब ध्यानात्मक आसनों में पद्मासन का अभ्यास अक्सर हम करते हैं। तो ये पद्मासन की अवस्था है। इस प्रकार हम जब भी ध्यान लगाएं तो इस आसन में बैठ के आंखें बंद करके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करके कमर गर्दन सीधी करके बैठ सकते हैं। कुछ समय तक अपनी आती जाती श्वासों के क्रम पर मन को एकाग्र करते हुए
अंतर्दृष्टि से श्वास को देखने का प्रयास। और इसमें बैठकर हम शारीरिक मानसिक लाभ तो प्राप्त कर ही सकते हैं, अपने मन की एकाग्रता को, अपनी स्मृति को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं यदि आप योग का अभ्यास आरंभ करते हैं। और इसके बाद बैठकर ही किए जाने वाले आसनों में हम बदलेंगे, आसन दूसरा करेंगे, जिसमें एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथ बाजू से रहेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए कमर सीधी करते हुए आगे की ओर डाउन इस प्रकार। इस आसन में कुछ समय तक अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और जब ना रुक सकें तो श्वास लेते हुए वापस आएंगे। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद आसन है। इससे हमारे जो पेट के क्षेत्र में जमा हुआ अतिरिक्त जो फैट है, चर्बी है, उसको ये जलाता है, बर्न करता है, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज भी करता है। ये आसन डाइजेस्टिव इम्प्रूव करता है। इसके भी बहुत अन्य लाभ हैं। और एक आसन है जिसे वक्रासन कहा जाता है। एक पैर को मोड़ के और दूसरे हाथ को इस प्रकार पीछे की ओर रख के कमर से ट्विस्ट करेंगे, इस प्रकार पीछे की ओर देखेंगे। एक अभ्यास दोनों साइड से कर सकते हैं इस प्रकार। वापस आ जाएंगे और आपको वज्रासन करके दिखा दे रहे हैं। ये वज्रासन आपने बताया था कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, उससे जो है पाचन संस्थान ठीक होता है। तो ये देखें वज्रासन है, और वज्रासन में दोनों पैरों को पीछे करके घुटने से मोड़ते हुए आप बैठ सकते हैं। हठ योग के ग्रंथों में बहुत से आसन हैं, और हम जब आसनों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें 84 लाख आसन, कहीं कहीं 84,000, कहीं 84 आसन, कहीं 32 आसन, कहीं 15 आसन प्रमुख माने गए हैं। परंतु एक यही आसन है जिसे हम भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। तो आप भोजन करने के बाद 2 से 5 मिनट इस आसन में रोजाना बैठ सकते हैं, जिससे आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी, पाचन अच्छा रहेगा, और जब पाचन अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप इस प्रकार बैठ सकते हैं, एड़ियों को बाहर करके, ये कमर गर्दन सीधी, हाथ दोनों जंघाओं पर, ये इस प्रकार। और इसी में एक अभ्यास है कि आप यहाँ से शशांक आसन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे ये, और श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं जितना आप चाहें। श्वास का क्रम सामान्य रहेगा, श्वास पर श्वास का क्रम सामान्य रखते हुए आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें रुक सकते हैं। ये भी हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और इसी प्रकार जो शशांक आसन किया था, इसी में हम एक मंडूकासन करेंगे। मुट्ठियों को इस प्रकार बांधेंगे और नाभि को सेंटर में रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए एब्डोमिनल मसल को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और आगे की ओर डाउन। यहाँ अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, और जब ना रुक सकें तो वापस आ जाएंगे इस प्रकार। और इसी में एक और आसन है, पैरों में गैप देकर इस प्रकार, ये वेरिएशन है शशांक आसन का, इस प्रकार ही। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये कुछ आसन है बैठकर किए जाने वाले आसन। यदि आप अपने दैनिक चर्या में इसको शामिल करें तो आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भी आसन हैं जो खड़े होकर किए जाने वाले हैं, बैठकर, लेटकर, पीठ के बल और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले जो अभ्यास हैं, उसको हम अगली श्रृंखला में आपको सर योगाचार्य जी, थोड़ा सा आपसे एक चीज और चाहेंगे, प्राणायाम कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से प्राणायाम से क्या लाभ है? थोड़ा प्राणायाम पर प्रकाश डालें, क्योंकि प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व हमारे
सनातन संस्कृति में है। और वेद में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है कि यदि आप शतायु रहना चाहते हैं तो एकमात्र प्राणायाम से आप शतायु रह सकते हैं। तो प्राणायाम कौन-कौन से हैं और उसको करने के क्या तरीके हैं, इसको थोड़ा-सा आप बता दें? जी। सर्वप्रथम तो हम प्राणायाम के अर्थ को ही समझ लें। प्राणायाम जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, प्राण धन आयाम। प्राण मतलब होता है जीवनी शक्ति या ऊर्जा, जो हमारे शरीर को ऊर्जान्वित रखे हुए है या शरीर को हमारी गतिशील रखे हुए। आयाम का अर्थ होता है उसका विस्तार। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी जीवनी शक्ति को विस्तार करते हैं, उसको अपनी जीवनी जो शक्ति है उसको और मतलब अपने शरीर में उसको फुलफिल करते हैं। तो अब हम प्राणायाम को यदि प्रकार में जाएं तो प्राणायाम के मुख्य रूप से हमारे हटे हुए ग्रंथों में 8 प्रकार मिलते हैं, जिसमें सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकाली, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, अष्ट कुंभका। एक प्राणायाम को कुंभक की संज्ञा देकर 8 प्रकार के प्राणायाम बतलाए गए हैं। तो हम प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से मुख्य रूप से अपनी बॉडी को तो डिटॉक्सिफाई कर ही सकते हैं, और इसको हम मानसिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको कुछ यहाँ प्राणायाम बताते हैं करके। जैसे एक है अनुलोम विलोम है, जिसमें प्रणव मुद्रा बनाते हैं। इस प्रकार ये प्रणव मुद्रा बनाएंगे, और एक प्रणव मुद्रा है, और ये दूसरे हाथ को हम अपने इस पर नी पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, और इस प्रकार राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। जितना समय हम श्वास लेने में लगाएंगे उतना ही समय दूसरी नासिका से छोड़ने में लगाएंगे। इस प्रकार इसको हम अपनी क्षमता के अनुसार 10-20 राउंड अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इसमें श्वास को रोकना नहीं है, सिर्फ श्वास लेना है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर पुनः राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसको हम रोक कर कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। अब दूसरा जो अभ्यास है, जिसे हम कपालभाति के रूप में जानते हैं, ये प्राणायाम तो है नहीं, वर्तमान में प्राणायाम के रूप में प्रचलित हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं कमर गर्दन सीधी रखेंगे, और दोनों हाथों की अवस्था ज्ञान मुद्रा में रहेगी, और सिर्फ हमें झटके के साथ नासिका से श्वास छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास छोड़ना है। इस प्रकार अभ्यास करेंगे, शरीर के सभी अंग स्थिर रहेंगे। सिर्फ जो हमारा उदर, जो पेट है, उसकी मसल का मूवमेंट होगा, और अपनी क्षमता के अनुसार हम इसका अभ्यास करेंगे। और एक और जो दूसरा अभ्यास है, जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, तो उसको हम षडमुखी मुद्रा बनाएंगे पहले उंगलियों से, और उसके बाद हम उसको भ्रमर की आवाज़ की तरह, मतलब जैसे एक गुंजन करता है जैसे भ्रमर, उसकी आवाज़ की तरह आवाज़ करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। भौंरा, भौंरा, भौंरा हाँ, भ्रमण। हाँ, भौंरा जिस प्रकार आवाज़ करता है, उस प्रकार साउंड उत्पन्न करते हुए ये अभ्यास करेंगे। ये प्रणव मुद्रा बनाई। इस प्रकार धीरे से चेहरे पर उंगलियां रखी, और दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर लिया, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे नासिका से। इस प्रकार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और एक और आपको हम प्राणायाम बता देते हैं, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। ये इसमें श्वास को लेना भी है और छोड़ना भी है। इसको हम लंग्स ब्रीथिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम जो हमारा डायफ्राम है
उसका हम मतलब ब्रीथ करते हैं। यहाँ ब्रीथ इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब प्रयास के साथ इस प्रकार। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। हम कपालभाति में सिर्फ श्वास को छोड़ते हैं और उसी पर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, परंतु इसमें हम श्वास को लेना भी है प्रयास के साथ और श्वास को छोड़ना भी है। इस प्रकार ये 3 से 4 आपको प्राणायाम के अभ्यास हमने बताए। आप यदि इसको कर सकें तो अपने दैनिक जीवन में जरूर इसको शामिल करें। धन्यवाद। सर एक आसन आप अक्सर मैंने देखा है आपके कक्षाओं में और आपके उसमें जो आपके कैंप होते हैं उसमें कुक्कुट आसन आप करते हैं, जरा उसको करके बताएं और उसके लाभ बताएं। कुक्कुट आसन और एक और हनुमान आसन, क्या आप कुछ आप ऐसा बोलते हैं, जी, तो वो देखिए जरा, तो उसको देखते हैं। सर्वप्रथम कुक्कुटासन करेंगे। खड़े होकर इसका अभ्यास करते हैं या बैठकर भी कर सकते हैं, तो हम खड़े होकर इसको अभ्यास करके आपको बताएंगे। इस प्रकार सांस भरते हुए हाथ और ये इस प्रकार रखेंगे और ये दोनों नी को अपने इस प्रकार ये करके ये यहाँ बैलेंस करेंगे, रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा यदि आप पलट के दिखा दें तो ये हमारे दर्शकों तक पहुंच जाएगा। पीछे से भी एक बार हम आप आपको करके, इस प्रकार से नहीं करके और पीछे घूम जाए, आप इस तरह से करके ये दें। ये ये देखिए पैर ऊपर उठा लिए हैं और हाथों के ऊपर आ गए हैं, पूरा वजन हाथों के ऊपर। इसको कुक्कुट आसन कहा गया है। वापस आ जाएंगे। अब एक हनुमान आसन का भी अभ्यास करके बता देते हैं आपको। इसमें हमारी स्ट्रेचिंग जो है ओपन होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। ये एडवांस आसन है, तो इसको इस प्रकार दोनों पैरों को ठीक है ये ये देखिए जैसा एक पैर आगे वैसा ही पैर पीछे भी एक गया हुआ है, तो इस प्रकार ये बहुत मुश्किल आसन है। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य जी, आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई और ये बहुत सारगर्भित, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आज की जानकारी बहुत सार्थक होगी। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको बहुत बहुत मेरे चैनल से जुड़ने पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मित्रों, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो मित्रों, आज का मैं बारंबार आपको बता रहा हूँ, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आज का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना ही आपका स्वयं का अधिकार है, आप उस अधिकार का उपयोग करें, अपने को स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रहने के लिए यदि आप दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाते हैं तो इससे अधिक फायदेमंद आपको कुछ नहीं हो सकता। बिना दवाई के, बिना किसी पैसे के आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति में जो है हमारे स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। और तो मित्रों, ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।